स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव। कि भारतीय राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, मतलब द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। करता कौन है? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और उस निर्वाचक मंडल में दो तरह के सदस्य होते हैं। पहला कौन? एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे कौन होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। ओके, निर्वाचक मंडल में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक एमएलए और एक एमपीज। ओके स्टूडेंट्स, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। वो कैसे? लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत करता है। ये दो सदस्य कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन 2 मेंबर्स होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में भी क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान में उपलब्धि मिली होती है। इन 12 सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के चुनाव में एक बात का ध्यान रखा जाता है, एक सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है। वो सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए जो होते हैं वो मतदान कहां करते हैं? वो मतदान करते हैं अपने अपने राज्य की राजधानी में, कैपिटल में वो मतदान करते हैं। और एमएलए कहां करते हैं? नई दिल्ली में। लेकिन 1974 में 1974 में एक संशोधन हुआ था। इस संशोधन के तहत एमपीज अपने अपने राज्य में स्थापित बनाए गए मतदान केंद्रों पर भी वो मतदान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा अब तक का अभी खत्म होता है। अभी आप 5 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत उनके मत की कीमत निर्धारित कर दी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में उनके मतों की कीमत निर्धारित क्यों की जाती है? क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या एक समान नहीं है। इसलिए सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनमें एक रूपता लाने के लिए उनके मतों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के मत की कीमत क्या होगी? इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है। वो क्या? राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना में 1/1000। इसको हल करने पर जो भागफल आएगा वो उस राज्य के एक एमएलए के मत की कीमत आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसा करते हुए हम सभी राज्यों के अलग अलग एमएलए की कीमत को निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य मतलब एमपी के मत की कीमत क्या होगी? इसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या का योग। इससे पहले क्या किया था हमने? कि एक एमएलए की मत की कीमत के बारे में बताया था आपको। ओके, ऐसा करते करते हम सभी राज्यों की निकाल लेंगे और उन सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या का हम क्या कर लेंगे? उनका
योग, मतलब उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इसको हल करने पर जो भागफल आएगा वो प्रत्येक, मतलब कि प्रत्येक एमपी के मत की कीमत आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मतदान कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रबंध है वो चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान से किया जाता है। ओके स्टूडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार गुप्त मतदान से किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में आगे एक्सप्लेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, प्रत्येक मतदाता जो होता है वो अपनी पसंद जाहिर करता है। ओके स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद जाहिर करता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं प्रत्येक मतदाता अपनी उतनी ही पसंद अंकित करता है, और उसके लिए एक अलग से बैलेट पेपर होता है। वो कैसे, मान लो क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या चीज है, 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी, सी और डी। ओके स्टूडेंट, तो प्रत्येक मतदाता क्या करेगा, अपनी 4 पसंद अंकित करेगा। मान लो क्या उस उम्मीदवार ने क्या किया, अपनी पहली पसंद के आधार पर ए को टिक कर दिया, दूसरी पसंद के आधार पर उसने सी को टिक कर दिया, तीसरी पसंद के आधार पर उसने बी को, और चौथी पसंद के आधार पर उसने डी को टिक कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब मतों की गणना होगी तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले पहली पसंद को गिना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब मतों की गणना होगी तो क्या होगा, पहली पसंद को सबसे पहले गिना जाएगा। अगर पहली पसंद के आधार पर किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा या संख्या प्राप्त हो जाती है तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये निश्चित संख्या या कोटा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होगा, शुद्ध मतों की कुल संख्या, जितने मत राष्ट्रपति के चुनाव में पोल हुए हैं, ओके, बटा में स्थानों की संख्या, कितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, 1 स्थान के लिए चुनाव हो रहा है, ओके, जमा में 1 प्लस में सारे का 1। इसको हल करने पर जो भागफल आएगा वो क्या आ जाएगा, निश्चित कोटा आ जाएगा। जो उम्मीदवार उस निश्चित कोटा को प्राप्त करेगा उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, मान लो पहली पसंद के आधार पर किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब मतों की गणना हुई तो मान लो ए को कितने मिल गए, 4000, बी को कितने मिल गए, 3000, सी को कितने मिल गए, 1600, और डी को कितने मिल गए, 1400। ओके स्टूडेंट्स, तो निश्चित कोटा तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा क्या करेंगे कि हम उस उम्मीदवार को चुनाव क्षेत्र से निकाल देंगे जिसे अन्य सभी से कम मत प्राप्त हुए हैं, और उसके मतों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर दूसरी पसंद के आधार पर ऊपर वाले उम्मीदवारों में उसके मतों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, जब 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन बने थे, श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। लेकिन उन्हें जो चुनाव हुआ था वो दूसरी पसंद के आधार पर उनका चुनाव हुआ था। मतलब ये कि पहली पसंद के आधार पर उन्हें निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। ओके स्टूडेंट्स,
अब आगे क्या आता है कि जो अब हमारा राष्ट्रपति के का जो कार्यकाल चल रहा है वो कितना, वो 15वां था हमारा राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन कार्यकाल कितना है, वो 14वां कार्यकाल। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता है वो लगातार 2 बार चुने गए थे, इसलिए 15वें राष्ट्रपति, लेकिन कार्यकाल कितना, 14वां। ओके, ये चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 2017 को ये चुनाव संपन्न हुआ। इसमें मुख्य मुकाबला किसका था? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद और यूपीए समर्थित उम्मीदवार मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार के बीच में मुकाबला था। लेकिन उस चुनाव में विजयी घोषित कौन हुए थे? श्री रामनाथ कोविंद को विजयी घोषित किया गया था। और श्री रामनाथ कोविंद को उस समय के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री JS खेहर ने पद की शपथ दिलवाई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड करेंगे। वो क्या? श्री रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के परोख गांव में हुआ था। ओके स्टूडेंट, एक बात और बता दें आपको कि पद ग्रहण करने से पहले श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा राष्ट्रपति के चुनाव का टॉपिक खत्म होता है। अब आपको अगले वीडियो में कुछ इसी से रिलेटेड एक नए विषय के साथ आपको कुछ पढ़ाया जाएगा। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।